नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रखती हूं। मिडिल ईस्ट में दरअसल बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी और डरा देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने का फैसला कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, समुद्र में दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में शामिल अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जल्द ही मिडिल ईस्ट में तैनात होगा। ट्रंप ने सीजफायर भले ही बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन अंदर ही अंदर ईरान पर बड़ा हमला करने के संकेत भी मिल रहे हैं। आखिर जॉर्ज बुश को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का मकसद क्या है? और अब अमेरिका का तीसरा युद्धपोत भी तैनात होने जा रहा है, यानी समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिकी ताकत का बड़ा जमावड़ा। इसी बीच ट्रंप ईरान के साथ बातचीत को लेकर बड़ा संकेत दे चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को ईरान से बातचीत पर सहमति जताई। हालांकि आगे क्या होता है और इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सवाल यही कि क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी। अब तीसरे वॉरशिप की एंट्री इस पूरे क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती है। क्या ईरान को सीधे संदेश दिया जा रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण की कोशिश तेज हो रही है, या फिर अमेरिका किसी बड़े टकराव के लिए जमीन तैयार कर रहा है? असल मायनों में इस खबर की अगर तह तक जाए तो ये बात सामने आती है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन जिसको लेकर जो तस्वीर बीते दिनों भी बनती रही, अब वॉरशिप्स को वहां डिप्लॉय करते हुए संख्या बढ़ाने को लेकर, समुद्र में एक्टिविटी बढ़ाने को लेकर जो मूवमेंट बढ़ रही है, उनको लेकर मिडिल ईस्ट इस वक्त लगातार सवालों के घेरे में है कि क्या वो काउंटडाउन खाड़ी में शुरू हो चुका है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही है और लगातार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सीज फायर बढ़ाना और इस बीच बातचीत का रास्ता अपनाना, क्या ये महज टाइम बाय करने का प्रयास अमेरिका की तरफ से, या इसके जरिए स्ट्रेटेजिक मूव के तहत इसको इस तरीके का रंग देना, खाड़ी में और ज्यादा भीषण तबाही लाई जाए, उसको लेकर तैयारी करने को लेकर कहा जाए। 4 दिन के बाद वर्ल्ड वॉर क्या स्टार्ट होने वाली है? ये सवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि ये अरब सागर के उत्तरी हिस्से में यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त तैनात है, डिप्लॉयड है। साथ ही आपको बता दें, उत्तरी हिस्से में खड़ा अरब सागर में डिप्लॉयमेंट के बाद ईरानी समुद्र तट से सिर्फ कुछ ही 100 किलोमीटर दूर इस जहाज के जरिए नौसेना नाकेबंदी कर रही है। वहीं दूसरा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत, 16 अप्रैल को ये लाल सागर में घुस गया। इस पर F-35C समेत कई विमान मौजूद है। ये ईरान की किसी भी ठिकाने पर हमला कर सकते हैं। साथ ही तीसरा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ये समुद्र के भीतर कई रास्तों को पार करते हुए आ रहा है और इसके साथ 3 विध्वंसक जहाज और भी है। पहली बार 2003 के बाद एक साथ 3 युद्धपोत नजर आएंगे। इसके पहुंचने के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। अब अमेरिकी युद्धपोत कहां तैनात है वो जानिए। सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। अरब सागर के उत्तरी हिस्से में ये तैनात है। ईरान में नाकाबंदी को लेकर जो तस्वीर है वो यहीं से रची और रजी जा रही है। अमेरिकी युद्धपोत कहां तैनात है, उसमें अगर बात गेराल्ड आर फोर्ड की करें तो 16 अप्रैल को स्वेज नहर पर, यानी कि स्वेज कैनल पर लाल सागर में ये आया। फिलहाल ये सेंटकॉम क्षेत्र में है। अमेरिकी युद्धपोत कहां पर तैनात है, इसमें तीसरी कड़ी यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रास्ते मिडिल ईस्ट में आ रहा है। इसके साथ विध्वंसक यूएसएस मेसन, यूएसएस रॉस, यूएसएस डोनाल्ड कुक, ये भी इस पूरी तिगड़ी में शामिल है। और इन वॉरशिप्स को तैनात कर अमेरिका लगातार दबाव की रणनीति के तहत, प्रेशर टैक्टिक्स के तहत दुश्मन को डराकर इस युद्ध में हराना चाहता है। युद्धपोत की तैनाती का मतलब क्या है वो जरा समझिए। एक युद्धपोत पर तकरीबन 75 लड़ाकू विमान है। 3 युद्धपोत पर तकरीबन 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान। सिर्फ समुद्र में इतनी बड़ी घेराबंदी, सिर्फ समुद्र में ये तस्वीर दिखाना, ये नाकेबंदी नहीं, युद्ध की तैयारी मानी जा रही है। युद्ध की तैयारी क्यों ना कहें, क्योंकि एक तरफ तो शांति की पहल और दूसरी तरफ ये जो डिप्लॉयमेंट है, बड़ा मिलिट्री जो अकाजा ऑपरेशन को एस्केलेट ना कर दे। सवाल रख देती हूँ 4 के चक्रव्यूह का आपके सामने। सबसे पहले एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ युद्धपोत की तैनाती। क्या बड़ा हमला होने वाला है? क्या यह तस्वीर और ज्यादा विध्वंसक होने वाली है?
करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दो। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, साथ ही कैप्टन अनिल गौड़ सर हमारे साथ कनेक्ट है। पीयूष पंत जी भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ ही अजिताभ सर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, विदेश मामलों की जानकारी। सभी का तहे दिल से स्वागत। सहाय सर, शुरुआत आपसे कर देती हूँ। 4 दिन बाद क्या होने वाला है? वर्ल्ड वॉर की कगार पर तो नहीं पहुंच गए? क्योंकि हम देख रहे हैं बैक टू बैक ये वॉरशिप्स को तैनात करना, युद्ध पोतों की एंट्री होना। अब एक और पहुंच रहा है अफ्रीका के रास्ते इन दी अगर कहा जाए इस वेक में, जहां मिडिल ईस्ट में इस वक्त बारूद है। यहाँ एक तरफ बातचीत को लेकर बात रखना, दूसरी तरफ इनके डिप्लॉयमेंट को लेकर तस्वीर रखना, ये क्या दिखा रहा है? ऋतु, ये टिपिकल मिलिट्री प्लानिंग फॉर मैसिव एग्रेशन दिखाता है, क्योंकि ना सिर्फ फोर्ट को इन्होंने वापस बुला लिया, उस पे आपको याद होगा, दर्शकों को रिफ्रेश कर देते हैं कि उस पे आग लगी थी इस एयरक्राफ्ट पे, जिसको आईआरजीसी ने बहुत क्लेवरली क्लेम किया था कि हमने लगाई है। फिर पता चला कि इंटरनल शॉर्ट सर्किट से उनके लॉन्ड्री या किसी पोर्शन में आग लगी थी, और उसके बाद उसको ग्रीस भेजा गया था फॉर रिपेयर्स, डिस्प्लेस किया गया था कुछ सेलर्स को, उसको वापस इन्होंने बुला लिया है गल्फ में। तो दिस एयरक्राफ्ट कैरियर वाज ऑलरेडी देयर इन द गल्फ, आग लगने से पहले भी वहीं था। तो इन टर्म्स ऑफ शिप्स या फ्रिगेट्स या बैटल ग्रुप्स, इनके नंबर्स वैसे ही बरकरार हैं। बीच में मिड वे ऑफ दिस असॉल्ट इन्होंने एक बॉक्सर को एडिशनल बुलाया था, जो कि बहुत टाइम लगा के आया, इसी वजह से 4 अप्रैल का वो डेडलाइन दिया गया था, अगर आपको याद हो। लेकिन इस दरमियान जो फ्लाइट ट्रैकिंग रेडार्स को देख रहे थे, उसमें बहुत से हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो साजो सामान मिलिट्री का कैरी करते हैं, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, बाकी रिप्लेसमेंट्स, एयर डिफेंस के सिस्टम्स, उनको यूरोप की तरफ से वेस्ट एशिया उड़ते हुए देखा गया। एक पूरा मतलब फ्री फ्लो ऑफ वेरी हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट ट्रांस अटलांटिक थी, और यूरोप की तरफ से भी वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो फायर पावर कम हुई थी अमेरिका की पिछले 40-45 दिनों में, उसको रिप्लेनिश किया है। ये इंडिकेट करता है कि मैसिव असॉल्ट के लिए पेंटागन अपनी तैयारी कर रहा है, सेंटकॉम उसके लिए पूरी तरह से चार्ज है, और इस गैप को इन्होंने यूज किया है टू फ्लाई मेनी हार्डवेयर बैक टू वेस्ट एशियन कंट्री जो यूएस के बेसिस हैं, एंड काफी कुछ इजराइल के लिए भी किया गया है, इंक्लूडिंग कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि ईरान, जो कि अभी एक्सट्रीम हठ धर्मिता दिखला रहा है, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल मैसेज ही नहीं आ रहा है कि वो बात करेंगे नहीं करेंगे, एक मैसेज देकर छोड़ा हुआ है कि आप पहले अपने ब्लॉकेट को हटा लो, और वो ट्रंप साहब ने कल बोला कि वो नहीं हटाने वाले हैं। मुनीर का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट था, फिर भी उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि उनके लिए ये एकदम से अचानक बहुत ही मैसिव यील्डिंग स्टेप हो गया है कि ईरान को हम क्रिपल कर दे रहे हैं इकोनॉमिकली, उनके तेल के सेल को रोक दिया है और इकोनॉमिकली क्रिपल कर दे रहे हैं, मिलिटरीली पहले डिग्रेड किया हुआ। तो हो सकता है कि आईआरजीसी की जो प्रेजेंट लीडरशिप है अंडर वाहिदी, बार बार मैं वो नाम ले रहा हूँ, वो एकदम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्शन के लिए तैयार हो। तो उसके लिए अमेरिका को ये जरूरी था कि अपने सारे साजो सामान को रिप्लेनिश करें। काफी कुछ खर्च हो गया था, CNN वगैरह ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली इनकी टोटल मिसाइल की क्षमताएं 50% से ज्यादा कम हो गई हैं, और रीबिल्ड करने में 3 से 5 साल तक लग सकते हैं। लेकिन इस दरमियान मुझे याद है, मेरी मेमोरी फ्रेश है, कि शुरू के 2 हफ्ते के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जितने भी मेजर आर्म्स सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं अमेरिका के, उनके साथ व्हाइट हाउस में एक मीटिंग की थी टू स्केल अप दी प्रोडक्शन लाइंस। तो उसका कुछ फायदा उनको अभी तक हुआ होगा, 30 दिन और गुजर गए हैं। तो इनकी जो इमरजेंसी सप्लाईज हैं वो भी वो यूज कर रहे होंगे। काफी कुछ इन्होंने यूक्रेन का भी डाइवर्ट किया है, ऐसी खबर है। तो वी शुड बी रेडी फॉर अ वॉर इन केस अगले चांसेस है कि कल कुछ बात हो जाए। अगर बात फेल करती है तो ईरान का और डिग्रेडेशन पॉसिबल है। आप ये कह रहे हैं कि अभी अगर बात बन गई तो ठीक, नहीं तो फिर स्थिति खराब होने में वक्त नहीं लगेगा। सवाल मेरा यहाँ पर हमारे साथ अभी सहाय सर के साथ साथ 2 और खास मेहमान कनेक्ट है, उनका भी मैं एक एक कर रुख करती हूँ। पीयूष पंत जी हमारे साथ कनेक्ट है, भू राजनीतिक विश्लेषक है। उनके चश्मे से समझते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में क्या नए बदलाव हो रहे हैं। अनिल सर भी कनेक्ट हो गए हमारे साथ, उनके पास इसके बाद जाएंगे। पहला सवाल पीयूष जी, आप ही बताइएगा, अभी दुनिया इस खबर को कैसे ले रही है? अभी एक दौर की बातचीत हमने देख ली, फेल हुआ, दूसरे दौर में बातचीत हो ही नहीं पाई, सीज फायर बढ़ा दिया गया। तो ये टाइम बाइंग वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना अमेरिका जो इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं वो कर रहा है, लेकिन इसके बीच अभी क्या एक बहुत बड़े विध्वंस की तैयारी की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा?
देखिए, तैयारी नहीं विध्वंस की तो नहीं कर रही है, हम्म। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं इस बात को। और खासकर उनके और दूसरे जो लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो वेंस हैं वो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, वेंस ज़्यादा एक्टिव हैं। और वहाँ पे ये एक समझदारी का एक रवैया अपनाते हुए काम करने की बात जो है उभर के आ रही है। क्योंकि डिस्ट्रक्शन होगा तो सभी का होगा, बर्बादी। जो इकॉनमी है वो यूएस की इकॉनमी को बहुत नुकसान हो रहा है, खुद उसकी इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। अगर वो ये मान रहा है कि ईरान को हम जो है ध्वंस कर दे रहे हैं, उनके रास्ता हमने रोक दिया है, कोई सप्लाई नहीं हो रही है, इकोनॉमिकली वो जो है कि कमजोर होते चले जाएंगे, तो अमेरिका भी उसको भी वो स्थिति झेलनी पड़ेगी। और यही देखिए, और झेल भी रहा है। और साथ में यूरोप देश भी जो है वो भी काफी कंसर्न है। और यूरोप देशों ने जो है कल ही ये जो है कि एक इस तरह की अपील जारी करी है कि जल्दी से जल्दी जो है कि इसको वो पूरी तरह से खोल दिया जाए हॉर्मुज़ को, और एक शांति जो वार्ता तुरंत की जाए। क्योंकि यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जर्मन की वो जो है उन्होंने कि आने वाला समय बहुत संकट का समय होगा अगर यही स्थितियां बनी रही, और हमें जो है कि वो फूड क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम गंभीरता से सारे देश ले रहे हैं, सारी दुनिया ले सर रही है। सिर्फ फूड और मुझे क्राइसिस लगता या है फिर कि इसमें अभी अपनी अपनी डिफेंस पावर में भी कुछ कमजोरी झेलनी जी पड़ सकती है अमेरिका को? जी हाँ, जी हाँ, तमाम तरह के इस तरह के संकट जो है कि सामने खड़े हैं। और इसलिए जो है कि पूरे विश्व में जो है इस तरह की चिंताएं पैदा हो गई हैं, और प्रयास हो रहे हैं अब सारे विश्व में कि किसी तरीके से जो है ये जो दो देश जो हैं जो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, ईरान और अमेरिका दोनों जो है, वो कहीं ना कहीं जो है एक रास्ता अपनाया जाए। और पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी जो है एक जो शांति का रास्ता निकलेगा। और देखिए, इसी कारण है कि अमेरिका ने भी जो है जो सीज फायर था वो खत्म हुई थी उसकी पीरियड, उसको अनिश्चितकालीन के लिए, अनिश्चित काल के लिए जो है वो बढ़ा दिया है उसको। तो ये कोशिशें हो रही है कि इसी तरह से जो है कि एक विध्वंस जो है, जो एक तीसरा जो वॉर है, युद्ध है, उससे बचा जा सके, और जल्दी से जल्दी जो शांति बने, प्रक्रिया फिर लौट के जो नहीं है तो अपने तीसरे विश्व सारी युद्ध चीज जो अपने के तरफ प्रयासरत इस अंदाज में कि कम से कम यहाँ पर स्थिति बिगड़े ना और तीसरे विश्व युद्ध की नौबत ना आन पड़े। पर एक्शंस तो वही कह रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के, जंग थोप दी गई। हमारे साथ एक और खास मेहमान कनेक्ट है, कैप्टन अनिल सर। अनिल सर, मुझे बताइएगा, चौथे दिन भीषण तबाही को लेकर जो अंदाजा और आंकलन किया जा रहा है, आपको उसमें कितना दम दिखता है कि चौथे दिन या तो बात हो जाएगी, और बात हो जाती है तो मामला सुलझ जाएगा? ये सुलझने की उम्मीद ज्यादा है, उलझने की ज्यादा है? तो जी ऐसा है, देखिए, मैं जो जिस तरीके से पूरा का पूरा ये समझ सका हूँ, जो ये ईरान का और अमेरिका का, इसराइल का लड़ाई है पूरी की पूरी, इसमें दो बातें सामने आती हैं। पहली बात, अमेरिका की स्थिति क्या है, अमेरिका की इकोनॉमी क्या है, और अमेरिका का जो वजस्व है, जो पेट्रो डॉलर था, उसके साथ क्या तबाही हो रही थी, एक वो है। और दूसरी तरफ ये है कि इसराइल ने मौका अच्छा देखा कि 40 जो है इनकी अपर जो सारी क्रस्ट है जो इसकी लीडरशिप की एक जगह इकट्ठी है, तो उसने कहा जी इसको अब करके इनको खत्म कर दें ताकि ये जो है रिजीम चेंज हो जाए। अब रिजीम चेंज तो हुई नहीं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा सीधा सीधा एक मैं कहूँगा जो अभी तक आस्ते आस्ते ये सामने आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में ही है। ये जो लड़ाई है ईरान के अंदर, ये शायद नहीं करते अगर इजराइल इनको उस टाइम नहीं घसीटता। अब चलो घसीटा है, अब उसने एक तरीके से अपने आप को उधर से पीछे कर लिया। अब देखिए, ब्लॉकेड करना और एक्चुअल उसके अंदर लड़ाई के अंदर जाना वो अलग अलग दो बातें हैं। और वो ब्लॉकेड से बहुत खुश हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, देखो, अमेरिका का जो दबदबा था फाइनेंशियल वर्ल्ड में, वो था पेट्रो डॉलर की वजह से, कि जितना डॉलर जो क्रूड ऑयल वगैरह बिकता था वो सारा डॉलर डिनोमिनेशन में बिकता था। पर अब हो क्या रहा था कुछ सालों से, देश जो हैं वो डॉलर की बजाय अपने करेंसी में डील करने शुरू हो गए थे। यहां तक कि सऊदी अरेबिया जो है चीन को भी जो क्रूड ऑयल बेचने लगा था वो यॉन की पेमेंट में ले रहा था। तो अमेरिका का जो डॉलर का जो वजह था
वो सारा का सारा कम होता जा रहा था। तो एक और यही सवाल बात अजिताभ जी से, ये पेट्रो डॉलर जो एक गुत्थी है जिसे साधने का प्रयास हर रीजन के साथ, हर देश के साथ डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, अभी क्या है कि वही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजबूत कड़ी है जिसके लिए नजरें टिकी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की? अजिताभ सर। देखिए ऋतु जी, मैं इसको आप ही का जो हेडलाइन है 4 का चक्रव्यूह, मैं इसी 4 चक्रव्यूह के 4 पॉइंट देना चाहूंगा जो ट्रंप साहब इस नीति के तहत चल रहे हैं। बहुत अच्छा आपने ये हेडिंग भी दिया है, जो प्रोग्राम का नाम दिया है। पहला तो ये बातचीत है। बातचीत तो एक बहाना है, उसके थ्रू कई और हितों को साधना है। और ये बातचीत के बहाने देखिए, अभी तक आप उठा के देख लीजिए, बातचीत के बीच में ही इन्होंने अटैक किया, पिछले साल भी, इस बार भी वैसा ही हुआ। ये ट्रंप का इतिहास रहा है, एक रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ इन्होंने जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई, ये गुटबंदी, इन्होंने चीन को और रूस को समहाउ इस तरह से मैनेज किया है ट्रंप ने कि राजनीतिक जो और रणनीतिक गुटबंदी होती है वो होने ही नहीं दिया। न चीन ईरान के खुल के आ पाया है, न रूस आ पाया है। दूसरी तरफ इन्होंने आर्थिक नाकाबंदी करके बहुत अच्छे से पूरी प्लान के तहत ईरान को कोशिश की है कि उसकी फंडिंग को ही रोक दिया जाए, चाहे वो चाइना उसका सबसे बड़ा खरीदार था, चाइना को सप्लाई बंद कर दी, हॉर्मुज को ब्लॉक करके ये उसकी फंडिंग को रोकने की, ये तीसरा चक्रव्यूह का ये प्लान। और चौथा आप इसमें देख लीजिए जिस तरह से ये घेराबंदी कर रहे हैं। आपने अभी दिखाया कि यूएसएस जॉर्ज बुश पूरा घूम के केप ऑफ गुड होप की तरफ से आ रहा है, न कि लाल सागर की तरफ से। ऑलरेडी यहाँ पे 2 उसके बड़े बड़े युद्धपोत हैं, लगभग 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स, एम्फीबियस इनके फाइटर्स आए हुए हैं, इनके कमांडोज हैं, मेरिन्स हैं, एयरबोर्न, ये सारी चीजें, ये 4 जो मैंने पॉइंट बताई, ये चक्रव्यूह के ये 4 ऐसे ऐसे इन्होंने निकाले हैं। और इससे पूरी तरह से प्लान वही है कि अगले कुछ दिनों में जैसे ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश यहाँ पहुंचेगा, जो जिसकी आने की तैयारी हो रही है, और उस तरह से इन्होंने नीति बनाई है, अपनी रणनीति बनाई है कि अगर ईरान नहीं तैयार हुआ बातचीत के लिए, हॉर्मुज खोलने के लिए, तो निश्चित रूप से ये अटैक के लिए जाएंगे और युद्ध के भड़कने की संभावना है। वो महायुद्ध होगा या विश्व युद्ध होगा, ये समय बताएगा। बिल्कुल अजिताभ सर, सहाय सर भी कनेक्ट है, उनसे एक प्रतिक्रिया। सहाय सर, अभी चक्रव्यूह का जिक्र बहुत हो रहा था, तो एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए चक्रव्यूह है या वही चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसमें अलग अलग शक्तियां जो है घिरती चली जा रही है? चाहे जैसा कि भी उन्होंने जिक्र किया कि ना खुलकर चीन समर्थन कर पा रहा है, ना रूस कर पा रहा है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल तौर पर दबाव दूसरे कंट्रीज पर जो कि कंपैरेटिवली सेम पावर शेयर करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ, रूस और अमेरिका दोनों ही उस होड़ में है, चीन भी उस होड़ में है। सुपर पावर को अगर किसी देश में जवाब मिल सकता है तो वो यही तमाम कंट्रीज है। अब वो भी खुलकर समर्थन या इसका विरोध नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि कुछ मामलों में बहुत ही इंटेलिजेंट प्ले कर रहे हैं ट्रंप, ऋतु। एक तो देखें, वो रशिया को उन्होंने अलाइन कर दिया, तीसरी बार उनके सैंक्शंस को एक्सटेंड कर दिया है, मतलब सैंक्शंस को हटाने की एक्सटेंशन दे दी गई है। 16 मई तक रशिया कैन कीप सेलिंग ऑयल, इंक्लूडिंग द 2 मेजर ऑयल प्रोडक्शन कंपनी जिसके ऊपर अलग से सैंक्शन लगे हुए थे इन एडिशन टू रशियन ऑयल। वो सारा अभी रिमूव किया हुआ है और वो धड़ल्ले से बेच रहे हैं। उनकी इकोनॉमी अच्छे से रिवाइव कर रही है और उनको पता है कि यूक्रेन का फायर पावर अब कम हो जाएगा क्योंकि अमेरिका उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है गल्फ की तरफ। तो रशिया इज टोटली अलाइंड। चाइना के भी अपने लिमिटेशंस हैं टू असिस्ट ईरान, उनके अपने सीरियस लिमिटेशंस हैं क्योंकि ऑल एग्स इन द सेम बास्केट करना उनको ठीक नहीं है। प्लस जो भी उन्होंने बैकडोर से हेल्प किया था ईरान का, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं और इससे ज्यादा वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको रशिया के सपोर्ट का भी कोई वो नहीं है कि 3 लोग मिलकर लड़ लेंगे। रशिया एकदम अलग हट गया तो चाइना इसमें एंगेज करना नहीं चाहता। साउथ चाइना में वो ऑलरेडी ड्रैग्ड हैं, वहां पे एक्सरसाइजेस चल रही हैं मेजर कई कंट्रीज की, वहां से चाइना फोकस नहीं हटा सकता। तो चाइना की अपनी लिमिटेशंस है इन टर्म्स ऑफ कितनी दूर जा सकते हैं। सर, ये लिमिटेशंस है या बैकडोर पर कुछ बात हो गई है यूक्रेन के कंटेक्स्ट में अमेरिका के साथ रूस की? I have no such information कि यूक्रेन को लेके चाइना अमेरिका से कुछ बात कर रहा है, तो उस पर मैं अभी नहीं कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये पता है कि चाइना इज रिजॉल्विंग अफगानिस्तान पाकिस्तान। वहां बीजिंग में कुछ चुपचाप मीटिंग चल रही है पिछले करीब 8-9 दिनों से। अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेके चल रहा है, उसको क्लोज डोर रखा हुआ है उन्होंने। दूसरा, दे आर डेफिनेटली प्रिपेयरिंग
फॉर ट्रम्प्स विजिट। तो इतना ब्लेटेंटली उनको भी चैलेंज करना नहीं चाहेंगे। ऑल सेड एंड डन उनके बहुत बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं ये लोग, बोइंग का चाइना के साथ, एनवीडिया एंड चाइना की जितनी सॉफ्टवेयर तो मेजर्स हैं पाकिस्तान नहीं, पर फिर आप कह रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के सिनारियो को रिजॉल्व करने के लिए हो सकता है कि चीन भी थोड़ा सॉफ्ट इस वक्त अपना रुख रख रहा है, लेकिन सॉफ्ट रुख रखने से होगा क्या? अमेरिका और पाकिस्तान अभी आज की तारीख में दोनों एक दूसरे के ही नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के नक्शे कदमों पर अमेरिका, अमेरिका के नक्शे कदमों पर पाकिस्तान। तभी तो मध्यस्थता कराने के लिए पाकिस्तान ढूंढा गया, इफ आई एम करेक्ट। हमारे साथ पीयूष पंत सर कनेक्ट है, उनसे जानना चाहूंगी पाकिस्तान का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी साय सर बता रहे थे कि हो सकता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की डीलिंग को लेकर चाइना थोड़ा सा नर्म पड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, अभी तत्काल रूप में तो पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान की ये भूमिका खुद जो है अमेरिका ने सौंपी है पाकिस्तान को, वरना पाकिस्तान की भूमिका कुछ थी नहीं यहाँ पे। अचानक जो है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को, आपको याद होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जो क्या नाम आर्मी जो पूरा आर्मी चीफ है मुनीर साहब, उनको अपने यहाँ बुलाया था, डिनर साथ में किया था। तमाम तरीके से पाकिस्तान का एक कार्ड खेला है अमेरिका ने, और इस मध्यस्थता के लिए उसने, चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है और तमाम मुस्लिम कंट्री इसके बीच में उसकी एक मतलब अच्छी मित्रता है, तो उसके चलते उन्होंने ये किया। और ये जो निगोशिएशन की वार्ता भी चल रही थी उसको भी पाकिस्तान को ही सौंपा गया कि वो करेगा इस बात को। लेकिन आप देखिए, अभी उनका कल का ही या आज सुबह का ही उनका स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को शैतान कह डाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अजीब तरह के व्यक्ति हैं, वो कब क्या कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, कब किसकी क्या भूमिका होती है। भारत और पाकिस्तान दोनों को क्लब कर दिया और दोनों को शैतान बोल दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ भी नहीं कहा सकता, लेकिन पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट आया है, वहां के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है कि नहीं, हम ये कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही जो है ये जो होगी और वार्ता होगी, और उसमें जो है कि पाकिस्तान की अहम भूमिका तो दिखाई दे रही है अभी। लेकिन अमेरिका का एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैंने आपसे फिर भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अब थोड़ा सा जिस तरह की बातचीत वो कर रहे हैं, स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, उनको साइड ट्रैक करके असली डिसीजन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट वेंस जो है कि वो ले रहे हैं, और लोगों से जो है परामर्श करते हुए वहां पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो पाकिस्तान के पर करना क्या है सर? आप ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बना रहे हैं? कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाट डज ही वांट? उनको आगे लड़ाई को बढ़ाना है या सीज फायर को आगे बढ़ाना है, या उससे परमानेंट तौर पर भी टेम्पररी है, आगे उसको रोकना है, जंग से बचना है? लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं 3-3 युद्धपोत लगा दीजिए, डिप्लॉय कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? आप कर कुछ रहे, दिखा कुछ रहे हैं। अनिल गौर सर। तो जी, अब मेरे को जरा आप 10-5 मिनट दीजिए, जरा मेरे को पूरी बात करने दीजिए। पीछे भी जब मैं आपको समझा रहा था, यही बात आपको मैं समझा रहा था जो समझ नहीं आ रही किसी को भी। डोनाल्ड ट्रंप अब जिस स्थिति में है वो इसी स्थिति में बैठना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद कर दी है, मैंने ब्लॉकेट लगा दिया है, तेल की सप्लाई जो है वो यहाँ से यूरोप, चीन, एशिया, साउथ सबका बंद कर दिया है। अब किसी को भी अगर तेल लेना है वो किसके पास जाएगा? अमेरिका के पास, क्योंकि वेनेजुएला जो सबसे बड़ा था, वेनेजुएला को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया है। तो अब जब आप अमेरिका के पास जाएंगे तो आपको डॉलर चाहिए उसके लिए। अब आपका जो वो चल रहा था यहाँ पे कि ब्रिक्स के अंदर जी हम अपनी करेंसी फ्लोट करेंगे, चीन जो है वो यॉन में ट्रेड कर रहा है, दूसरा जो देश है जो आपस में हमारा रुपी ट्रेड चल रहा है वो चल रहा है। ये जो क्रूड ऑयल का जो है खेल, ये सारा का सारा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अब बंद कर दिया। उसने कहा नहीं, अब ये जो है सिर्फ डॉलर में होगा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार है दुनिया में, 36 ट्रिलियन डॉलर का है। 1 ट्रिलियन डॉलर उसको चाहिए साल का, उसको पैसा जो उसके जो इंटरेस्ट के लिए। वो कैसे लेता है 1 ट्रिलियन डॉलर? वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करके। ट्रेजरी बॉन्ड कौन खरीदता है? सऊदी अरेबिया खरीदता है, चीन खरीदता है, जापान खरीदता है, लक्समबर्ग खरीदता है, जर्मनी खरीदता है। अब ये लोग क्या कर रहे थे कि ये अपने वो जो खरीदे हुए बॉन्ड भी वो कम कर रहे थे। जापान भी अपना कम कर रहा था, ना वो बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार थे आगे। क्यों? क्योंकि उनका जो तेल था वो उसका वो कह रहे हम डॉलर की बजाय हम अपनी करेंसी में ट्रेड कर लेंगे। उसको इसने रोक दिया।
अब उसको रोकने से क्या है, आपको डॉलर चाहिए और आपको तेल मिलेगा। आज दुनिया के अंदर तेल किसके पास है? ये एक मिडिल ईस्ट में था, वेनेजुला के पास था, अमेरिका के पास है, कनाडा के पास है और रशिया के पास है। रशिया के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है ऑलरेडी। यूरोप ऑलरेडी तिलमिला गया है। वो बेचारे जो इनकी इकॉनमी चल रही थी उसको भी उसने स्थगित कर दिया। उसने कहा आप मेरे साथ हो, नहीं अगर हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं। क्योंकि आज की डेट में अमेरिका जो जिस हिसाब से बैठा हुआ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है? बाकी दुनिया को, एशियन कंट्रीज को, हमारे को, चीन को। और सबसे बड़ा जो असर पड़ रहा है वो चीन को है, क्योंकि चीन मिडल ईस्ट से भी जो है उसका 20% के करीब उसकी जो तेल की खपत थी, वेनेजुला से उसकी ज्यादा थी, और वहां पे वेनेजुला के साथ भी वो यौन में डील कर रहा था। तो सारा का सारा खेल जो है वो ये है। अभी ये तीसरा वजूदपोत भी यहाँ ले आएंगे, इससे कुछ नहीं करना, ना अटैक होना है। आप देखिए अभी क्या किया इन्होंने, वहां ईरान ने साफ मना कर दिया हम टॉक्स में नहीं आ रहे। तो क्या किया, शर्मो शर्मी उसने कहा जी मैं सीजफायर एक्सटेंड कर रहा हूं। किसने कहा आपको? किसी ने कहा आपको? किसी ने पूछा आपको कि भाई आप सीजफायर एक्सटेंड करें ना करें? तो ये अगर अपने मैं कहता अपने हूं, हिसाब से जो मनगढ़ंत अंदाज है, हाँ सर कंप्लीट कीजिएगा, सवाल ही ले लीजिए ना। मनगढ़ंत अंदाज जो उनका है कि जब उन्हें सीज फायर चाहिए तब सीज फायर, जब उन्हें कहना है कि सभ्यता मिटा देंगे तब वो कह देते हैं, उसके बाद एक रुख रख देते हैं कि एक थोड़ी सी गुंजाइश रह जाए, अगली बार वार्ता हो जाए, इसलिए पहले ही सीज फायर बढ़ा दिया। देखिए वार्ता उन्होंने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं, ईरान उसको मानता नहीं है। ईरान के पॉइंट्स ये नहीं मानते। मध्यस्थता कहीं पे भी नहीं है बीच में। ईरान अपना यूरेनियम नहीं देना चाहता किसी के पास, जो उसका 400 केजी एनरिच यूरेनियम है वो किसी के हवाले नहीं करना चाहता। वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करना चाहता। वो कहता है नहीं मैं करूंगा, इसके अंदर मेरे को जो है मैंने पीसफुल तरीके से करना है। पर आप देखिए हुआ क्या है, 3.5% तक उसको एनरिचमेंट थी, 60% पहुंच गया वो। तो इसीलिए ये जो आज की स्थिति है ये ऐसे ही है कि उसने अमेरिका ने ईरान का ब्लॉकेड कर दिया है कि उसको जो है वहां पे उसका जो 400 मिलियन डॉलर जो उसको आ रहा है साल का वो बंद हो जाए, ताकि वो उसके घुटने टिक जाए। मिडिल ईस्ट के अंदर जो जिस तरीके से एक दादागिरी थी ईरान की, हमास, हूती और हिजबुल्लाह, उन सब की पीठ तोड़ के उसके अंदर चुपचाप बैठ जाए। तेल जो है हमरोज जो है स्टेट ऑफ हमरूज को बंद करके, ब्लॉकेड करके उसने बंद कर दिया कि अब आप तेल जो है हमारे से खरीदे। ठीक है, यानी कि अभी आप देखें तो अभी दुनिया खासतौर पर खाड़ी में तो तनाव ही तनाव है। अब तनाव का रिलीफ कहाँ से मिलेगा और तस्वीर कैसी बनेगी ये तो भविष्य बताएगा। एक बड़ी खबर इस बीच, ईरानी संसद में बड़ी घोषणा की गई है। ईरान ने पहली बार हॉर्मूज से टोल कमाई और हॉर्मूज में जहाज़ों से फीस वसूली शुरू की है। ईरान के केंद्रीय बैंक में जमा की गई टोल की राशि, अब इसको लेकर के जो पक्ष है वो रखा गया है। बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है। घोषणा ये कि ईरान ने पहली दफा हॉर्मूज से टोल कमाया है और टोल की कमाई यहाँ से हुई है। हॉर्मूज में जो जहाज गुजरे बाकायदे फीस वसूली उन जहाजों से की है और वो राशि सीधे केंद्रीय बैंक में जमा की गई है। इसी पर अजीत अफसर, एक तरफ नाकेबंदी, दूसरी तरफ ईरान लगातार इस पक्ष में है कि जब तक आप नाकेबंदी नहीं हटाएंगे तब तक कोई बातचीत को लेकर रास्ता नहीं बनेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप भी अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं, वो भी नहीं हटा रहे हैं अपनी नाकेबंदी को, ब्लॉकेड को। तो ये बातचीत का रास्ता बनेगा कहाँ से? अब लीजिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने तो टैक्स जो वसूला वो हमने सेंट्रल बैंक में दे दिया, बड़ी घोषणा के तौर पर। देखिए वो रितु जी, यस, डिप्टी स्पीकर ने ये अनाउंस किया है, ये इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने टोल लिया है पहली दफा, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी इसको कंफर्म किया है। लेकिन कितना लिया है, किससे लिया है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पैसे ये पहले से वसूल रहे हैं, उगाही इनकी जारी है, इसमें भी मुझे डाउट नहीं है। क्योंकि कल भी जो 3 शिप को इन्होंने अटैक किया है, उगाही की शब्दावली इसमें यूज किया है, तो उगाही या सीधे सीधे नियमों के तहत हो रहा है? ये कोई नियम नहीं है। ये तो देखिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो सीधे सीधे कहा है कि जो अगर उनको उगाही देगा, टोल देगा, उसको हम जाने नहीं देंगे। तो एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति की यहाँ जो कंट्राडिक्शन है कि वो जाने नहीं देंगे और ये लेने के लिए आमदा है, और ये ले भी रहे हैं। कल भी जो अटैक किया है इन्होंने 3 शिप पे, मुझे लगता है वो पैसे उगाही की बात होगी, और पहले भी जो अटैक हुए हैं।
तो सीधे सीधे ये ले रहे हैं और उसमें भी कन्फ्लिक्ट है। कुछ ये कहना था कि अप टू 2 मिलियन मतलब $20 लाख पर शिप वो लेंगे, उसमें भी डिपेंडिंग ऑन शिप के साइज पे, उसमें कार्गो क्या है उस पे ये डिपेंड करता है। लेकिन अभी कितना ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये क्लियरिटी थोड़ी सी नहीं है। पैसा ये ले रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी मीडिया खबरें आई हैं कि इन्होंने कतर से कुछ पैसा लिया है, इसलिए आप देखिए ऑफ लेट कतर पे अटैक इनके बंद थे। तो कई तरह की बातें चल रही है, बट इसमें सच्चाई कितनी है निश्चित रूप से वो उनकी जो एक तरह से आर्थिक नाकाबंदी अमेरिका ने कर रखी है, तो उनकी कमाई का जरिया खत्म हो गया है। उनको जो खबरें आ रही हैं कितनी सच्चाई है, सैलरी IRGC को नहीं मिल रहा है, पुलिस को सैलरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी का आलम है, बिजनेस ठप है, इंटरनेट बंद है, तो लोग कहीं विद्रोह न कर दे ईरान के अंदर में। जान तो लेते एक तरफ देखिए साहिल सर, जो पॉइंट यहाँ पर अजिताभ से रख रहे हैं उसमें आपको कितनी सच्चाई कितनी हकीकत नजर आती है? प्लस सवाल ले लीजिएगा मेरा, क्या इस दफा जब हम विश्व युद्ध का जिक्र करें अगर होती है तो ये समुद्र के रास्ते बनने वाली है? हम लोग ऋतु जो एक पॉइंट मिस कर जा रहे हैं, लेकिन वो रेलिवेंट है और इसके बारे में अमेरिका में भी बातें होने लगी। एक नया डेट जो मैं डिक्लेयर कर रहा था परसों, 29 अप्रैल, आपको याद आ गया होगा, दैट इज द 60th डे ऑफ द वॉर। तो ट्रंप के दिमाग में इस समय 24/7 वो डेट चलेगी, क्योंकि उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स टू डिक्लेयर वॉर या टू यूज द मिलिट्री ये 60वें दिन खत्म हो जाती है बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी पोजीशन में उनको डालेगा, क्योंकि कांग्रेस तो इसको अप्रूव नहीं करने वाली है एक्सटेंशन के लिए। तो इनके यहाँ है कि वो 48 आवर्स में एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, वॉर और सीज फायर? नहीं, अभी 29 यूएस प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड, उनके पास पावर्स हैं कि अगर उनको किसी भी देश या बॉडी से इमिनेंट डेंजर मतलब अचानक खतरा अटैक का होता है, तो वो बिना संसद से पूछे एज कमांडर इन चीफ, एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वॉर डिक्लेयर अपनी मिलिट्री को यूज कर सकते। लेकिन इसके 48 आवर्स के अंदर उनको कंट्री को मतलब कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों किया है और कहां से खतरा था। और इसके 60वें दिन के बीच में या तो उनको वॉर रोकनी है या कांग्रेस से अप्रूवल लेना है उस वॉर का। तो ये 29 अप्रैल इज द डेट। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके पहले ही इनको टेबल पर आना पड़ेगा। एक उड़ती सी खबर ये भी थी कि हो सकता है इसको लेजिटिमाइज करने के लिए अमेरिकन डेलीगेशन इस्लामाबाद में आए, मीडिएटर्स को अपना पॉइंट रिफ्रेश करके कुछ चेंजेस करके देके जाए टाइम बाइंग टेक्निक के तहत, और उसके बाद इस्लामाबाद की टीम तेहरान की टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी या इस्लामाबाद की एक दूसरी टीम तेहरान जाएगी उस नए फ्रेश पॉइंट्स को लेकर जिसमें आगे डेलिब्रेशन। तो ये एक उनको विंडो दे देगा कि पर आप ये पॉइंट रख रहे हैं कि 29 अप्रैल तक इसकी मियाद जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप ये फेस नहीं कर पाएंगे। बट ये तो फिर ईरान को भी पता होगी, ईरान को मालूम होगा और ईरान ही स्टैंड ले रहा है फिर तो, इसीलिए वो डिले कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई डिस्कस्ड यस्टरडे कि ईरान के पास अगर एक अच्छी थिंक टैंक होगी जो कि IRGC के पास नहीं है, लेकिन वहां अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीजन कैरियर ब्यूरोक्रेट्स, जो इस टीम का हिस्सा है जो नेगोशिएशन करने के लिए इस्लामाबाद आई थी। अगर आप दोनों टीमों की बराबरी करती रही तो इस तेहरान की टीम ज्यादा साइंटिफिक थी एज कंपेयर टू अमेरिकन टीम जो कि ज्यादा फोनी थी, फोटोटाइप। तो उसमें ईरानियन ब्यूरोक्रेट्स को ये बात पता है कि 29 अप्रैल इज द डेट। और ये जो नो रिस्पॉन्स का एक चल रहा है ना कि अभी हम चुप बैठेंगे, हम बात नहीं करेंगे, वो अमेरिका को, ट्रंप को एक कैच 22 की सिचुएशन में पुश करना चाह रहे हैं, लेकिन इस डर के साथ कि इस बीच कहीं ट्रंप हमला ना कर दें। और ट्रंप भी ये जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि सारे फोर्सेस को यहाँ कंसंट्रेट करो, वो सिर्फ इसीलिए कि अगर ईरान इस तरह की चाल चल रहा है कि अमेरिका को 29 अप्रैल तक हम एंगेज रखेंगे विदाउट अ यस और नो, उसके पहले ट्रंप एक मैसिव हमला करके और फिर एक लीगल रिकोर्स के तहत बोलेंगे कि हाँ जी वॉर खत्म होती है, लेकिन हम अपनी मिडिल ईस्ट की पोजीशन बरकरार रखेंगे, मिलिट्री पोजीशन। अगर उनसे फिर से हमें एमिनेंट, तो एक ब्रेक के बाद उनको वही पावर्स ऋतु फिर से मिल जाती है कि अगर फिर से उनको पता चलता है कि ईरान अपनी मिसाइल्स को अंडरग्राउंड से बाहर ला रहा है, तो वो CIA के थ्रू इसको डिक्लेयर कराएंगे। या आपको याद होगा कि वो उनके काउंटर इंटेलिजेंस ये वाला मीडिएशन वाला फॉर्मूला जो आप कह रहे हैं कि 29 अप्रैल तक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, इसमें तो फिर वो रातों की नींद उनकी खो गई होगी। अब ये जान लेते हैं, पीयूष पंत सर हमारे साथ कनेक्ट है। पीयूष सर, जैसा कि मुझे कुछ दम साहिल सर की बातों में इसलिए लगा क्योंकि
अभी ईरान जो है अड़ियल रवैये के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सेकंड फेज की पीस टॉक्स हो या अन्य तस्वीर दिखाना हो या इस बात को रखना हो कि हम दोनों चीजें साथ साथ नहीं कर सकते, यानी कि जंग और बातचीत। अब वो इस बात पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि आप नाकेबंदी पहले खत्म करिए, उसके बाद बातचीत के लिए बात करेंगे। तो क्या ये वही वाला स्टांस, वही वाला फॉर्मूला है? हाँ देखिए, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं ईरान को जो है अमेरिका की कमजोर जो नस है उसके बारे में कुछ कुछ जानकारी है, और ईरान ही पुश कर रहा है कि वहां तक स्थितियां पहुंचे। लेकिन ईरान एक तरीके से, जो देखिए ईरान को खुद परेशानी हो रही है, जो उसका ब्लॉकेड हुआ है उसकी वजह से, तो वो भी चाहता है कि स्थितियां बेहतर बने और एक निगोशिएशन बने। लेकिन चूंकि एक तो अमेरिका के भरोसा नहीं, ईरान ने तो कह दिया था कि हम जो है कि अब जो है कि हॉर्मुज को खोल दे रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं, लेकिन फिर अचानक जो है कि अमेरिका ने वहां ब्लॉकेड कर दिया पूरे तरीके से। तो उनका कोई भरोसा नहीं है। ईरान चाह रहा है, क्योंकि ईरान देखिए बड़ी मुश्किल से उस स्थिति में आया है कि वो चाहता है कि स्थितियां बेहतर बने और दोनों तरफ एक बातचीत हो और एक हम फिर पुरानी स्थिति में पहुंच जाएं। लेकिन अमेरिका का भरोसा ईरान को नहीं है, और ये प्रैक्टिकली भी उसको दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे भी। वो तो चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बात उसने देखी है, समझी है, और वो भी जान रहा है कि 29 तारीख तक ही जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है इस स्थिति को बना रख सकते हैं। इसलिए वो निश्चित रूप से आएंगे, और इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका भी ये चाह रहा है। लेकिन अब अमेरिका कैच 24 की स्थिति में है, वो फंसा है। एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, उससे एक बहुत बड़ा डर दिखाया कि हम तो खत्म कर देंगे, हम तो एक जो है कि रिजीम चेंज कर देंगे, हम तो 3 दिन में जो है ईरान को नाको चने चबा देंगे, ईरान खत्म हो जाएगा। क्या क्या स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि ईरान ने उनको भी कॉर्नर कर दिया है, और अमेरिका को जो है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, इधर जाए या उधर जाए। तो उसको दिखाना है कि नहीं, हम बड़ी ताकत है, अपनी जनता को भी जवाब देना है। भाई, जनता को जो आपने चुनाव में वादे किए थे अमेरिका को और शक्तिशाली बनाने का, तो यहाँ तो अमेरिका और कमजोर दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से घिर गया है वो। तो मुझे लगता है ये स्थिति से उभरने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको वैसे भी जो है जिस तरह के स्टेटमेंट वो देते हैं, आज कुछ, सुबह कुछ, रात में कुछ, दिन में कुछ, और किसी को भी कुछ भी गाली वो दे देते हैं। मतलब आप सोचिए जरा, उनकी विश्वसनीयता क्या कुछ भी नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है एक क्राइसिस वहां पैदा हो रही है, डोमेस्टिकली भी और लीडरशिप को लेके भी। तो इस सब के चलते मुझे लगता है कि सेकेंड लेयर की जो वहाँ लीडरशिप है वो तमाम कोशिश कर रही है कि निगोशिएशन करे। इसी सवाल के साथ हमारे साथ अनिल सर भी कनेक्ट। अनिल सर, ये ब्लॉकेट लगाकर खुद के लिए बड़ी मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास डोनाल्ड ट्रंप ने? अनिल गौर सर, दोबारा सवाल ये कि ब्लॉकेट लगाकर खुद के लिए बड़ी मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मुसीबत अपने लिए नहीं खड़ी की। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि ये रोकने से उसने अपनी स्थिति जो है वो मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है सारों को अमेरिका के पास ही आना पड़ेगा। उनको तेल, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है ये दुनिया की, उसको लेने के लिए, और वो अपनी जो स्थिति है मजबूत रखेंगे। आप देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है देखिए कैसे था। पहले वेनेजुला के बाद उसने ग्रीनलैंड के ऊपर भी कहा कि ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करना है। फिर उसने कहा जी कनाडा भी है। ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो जो है ये रिसोर्सेज जो हैं यहाँ पे, वो रिसोर्स रिच जगहें हैं उसके लिए। और वो सिर्फ एक इशारा दे रहे हैं सारी दुनिया को कि देखिए, मैं जो हमारी जो स्थिति है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे अपना सक्षम है हमारे पास, इसको करने के लिए हम कर सकते हैं। क्योंकि नेटो ने भी इसका साथ देने से इनकार कर दिया, बाकी देशों ने भी इनकार कर दिया। तो अमेरिका एक अकेला शख्स अपने तरफ से ईरान के साथ भिड़ गया। अब सीज फायर डिक्लेयर है, यूनिलैटरली डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया उसने, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठा हुआ है वहां पे। अब जो अगर जो ईरान जो है फिरौती के मामले में बैठा हुआ है, तो उसने कह दिया कि जो फिरौती दे के आएगा वो शिप उसको जब्त कर लेंगे वहां पे। तो ये जो कार्रवाई चलती रहेगी। अब ना ईरान स्थिति में है कि वो ऑल आउट अटैक करे अमेरिका के ऊपर, ना अमेरिका है और ना ही अमेरिका करना चाहता है। क्योंकि अगर अमेरिका करेगा, देखिए कल को कैजुअलिटीज होंगी जिस तरीके से।
तो वो जब बॉडी बैग्स पहुंचेंगे वहां पे अभी मिड टर्म इलेक्शन होनी है उधर अमेरिका में, और आपको पता है कि ये जब अमेरिकन को अगर सबसे बड़ा जो एक नतीजा होता है वो होता है बॉडी बैग्स का, कि अगर बॉडी बैग्स आने शुरू हो जाए किसी लड़ाई से तो जो भी प्रेसिडेंट होगा, जो भी पार्टी होगी, उसका जो आप समझ लीजिए कि उसकी इलेक्शन के अंदर हार निश्चित है। और अभी भी जो है बड़ी स्लिम मेजोरिटी है इनकी सेनेट वगैरह में, तो इसलिए ये नहीं चाहेंगे कि इसको खराब करें, ये सिर्फ ऐसे ही बैठेंगे अजिताभ और सर, दिखाएंगे इसी पर अपने आप को। कांग्रेस क्या जो इसको आप- लेकर देंगे? मेजॉरिटी में पक्ष अगर रखा जाए तो कांग्रेस इसे अप्रूव करेगी क्या? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस की जो पावर है वो अपनी जगह है। राष्ट्रपति अमेरिका का बहुत ही पावरफुल है, उसके पास इमरजेंसी पावर्स ऐसे ही कई हैं जो इस जो डेडलाइन है 29 का, इसकी काट उनके पास है। तभी उन्होंने जो अभी स्टेटमेंट लेटेस्ट आज जो दिया है उसमें सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जो हमने सीज फायर एक्सटेंड किया है कोई अनिश्चितकालीन, कोई इसकी डेडलाइन इन्होंने नहीं दी है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये भी कह रहे हैं कि फ्राइडे को मींस कल बातचीत होगी, कुछ रिजल्ट निकलेगा, ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट, वो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास है ऐसे प्रोविजंस हैं अमेरिका में, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि उसका कोई ना कोई विकल्प वो ले लेंगे, चाहे वो साम दाम दंड भेद पे वो उतर चुके हैं। रही बात कि अमेरिका आज के डेट में देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप इज ए मैन इन ए हरी, नो डाउट उनको इलेक्शन जीतना है मिड टर्म का, और उसके लिए जितनी जल्दी से जल्दी ये कोई ना कोई एक तरह से रिजल्ट निकल जाए वो उनको दिखाना है, अपनी जनता को दिखाना है, और उनका जो खास करके मागा सपोर्टर है उनका फिर से वो विश्वास हासिल करना है। कुछ रिजल्ट पॉजिटिव ट्रंप के आ रहे हैं, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट माननीय ने कहा कि तेल का जैसे वो अमेरिका की ओर जा रहे हैं, तो यस, जो डेटा कह रहा है, लेटेस्ट डेटा 10 अप्रैल का आया है, उसमें अमेरिका पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा तेल बेच रहा है। ये डेटा कहता है कि 52 लाख बैरल पर डे अमेरिका का तेल अभी बिक रहा है, जो पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट की अगर बात कर लें तो टेक्नोलॉजी की कंपनी, जो हाईटेक कंपनीज हैं, जो आर्म सेल्स की कंपनी है, जो आर्म्स इनके प्रोड्यूस करते हैं, उनका आप देख लीजिए, जो एनर्जी की कंपनी है, इन सारे के स्टॉक बढ़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस वॉर से गेन कर रहा है। यस, जो ट्रंप ने सोचा था कि हम रेजिमे चेंज तुरंत कर लेंगे, वेनेजुएला की तरह सरेंडर करवा देंगे, वो होता नहीं दिख रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ईरान में जनता, जो इन्होंने गलती की, एक दिन में सारे 50 लीडर्स को, कमांडर्स को इन्होंने जो खत्म कर दिया, तो अब बातचीत से किससे करेंगे? वाला हो गया ना, डिक्टेटर की तरह डिक्टेट कर रहे हैं, हिटलर में और फिर डोनाल्ड ट्रंप में फिर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। फिर क्योंकि आप अपने हिसाब से अगर अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं, शीर्ष अधिकारियों को आप अगर वॉर के इस फेज में हटा दे रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर स्टेटमेंट्स, प्रॉपर रीजन, तो ये तो आप वॉर में अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ही रहे हैं। साहिर सर, आपके पास आऊंगी, एक बड़ी खबर, उसके बाद आपसे प्रतिक्रिया चाहिए इस पर। ईरानी एक्टिविस्ट रजा पहलवी पर हमले को लेकर जानकारी मिल रही है। बर्लिन में पहलवी पर पेंट फेंका गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पेंट फेंका गया, ईरान के निर्वासित युवराज पर हमला किया गया। अब इस खबर पर अगर गौर करें तो बर्लिन में पहलवी पर ये पेंट फेंका गया है। जल्दी से तस्वीरें रख देते हैं दर्शकों के सामने, क्या तस्वीरें सामने आई है ये देखिए। यहाँ किस तरीके से बाकायदे जब वो पहुंचे थे तो उनके ब्लेजर पर इस तरीके से पेंट फेंका गया, जो आपको विजिबल भी होगा। और यहाँ इस वक्त स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है, आप देखिए, बहुत क्लोज फुटेज जूम करके हम दिखा रहे हैं कैसे पेंट फेंका गया। ये देखिए, वहां पर उस शख्स को पकड़ा गया, उसके बाद वहां से हटाया गया और त्वरित वहां से एक्टिविस्ट रजा पहलवी को हटा दिया गया। ये हमला आखिर किस मंशा के तहत किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या असंतोष इसके पीछे बड़ी वजह, और ये एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि यहाँ इनका जो नाम है नामचीन हस्तियों में आता है। अब इस बीच ऐसे इस कदर पेंट फेंका जाना किस कड़ी के तहत, आपको शख्स नजर आ रहा होगा जिसे बाद में पकड़ लिया गया। ये देखिए, तो ये 2 बार तस्वीर हमने दिखाई। जानना चाहूंगी साहिर सर, एक्टिविस्ट पर पेंट फेंकना, ये तस्वीर सामने आना
और अभी जैसा मैं पूछ रही थी कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि वॉर सॉर्ट हो जाता है और उससे पहले ही बातचीत हो जाती है, तब तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव खबर होगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो तबाही का जो पूरा पैरामीटर है वो क्या रहेगा? क्या वो पहली वाली जो हमने बमबारी देखी थी वही वाली तस्वीर दोबारा से रेप्लिकेट होगी या इससे भी ज्यादा कुछ भीषण? तो पहले रजा पहलवी ऋतु उनको स्टेट प्रोटेक्शन नहीं ग्रांटेड है, बिकॉज वो ऑफिशियली किसी चेयर पे नहीं है, तो वो जब भी यूएस के बाहर रहते हैं, अक्सर यूरोप में पाए जाते हैं। तो ये बात अगेन आई गेट बैक टू ट्रम्प, उसने यूरोप को बार बार बताया है कि आपके यहाँ जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है लोगों का, वो खमैनी साहब के अम्ब्रेला के तहत ही हो रहा है। और वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आईआरजीसी के ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में भरे हुए हैं ऐसे लोग। वहां के मार्चेस को देख के आपकी रूह कांप जाएगी कि ये क्या वेस्टर्न यूरोप और यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे आईआरजीसी जैसे रेडिकल मिलिट्री विंग डिक्लेयर्ड एक्सट्रीमिस्ट फॉर्मेशन के प्रति इतनी सहानुभूति है और वो रजा पहलवी को आईआरजीसी का दुश्मन मानते हैं। तो ये तो पहली बात, तो स्टेट प्रोटेक्शन नहीं था तो उसमें स्याही फेंक देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनका एक रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि ये तो मैं बहुत सॉफ्ट मानूंगा, अमेरिका में तो गोली चला देते हैं। दैट वाज वन। ये जो बातचीत का मुद्दा फंसा हुआ है, इसमें मुझे लगता है कि अगर कल बीइंग अ फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे जिसके पहले की अमेरिका, हालांकि एक को पैनल सबसे एग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लकुना निकाल के ट्रम्प कैन डू एनीथिंग। आपने एक वर्ड यूज किया था ऋतु, हर आदमी यूज कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर। देयर इज नो ऑर्डर लेफ्ट आज की तारीख में, देयर इज नो ऑर्डर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड बॉडी का जो लॉ है। बट व्हाई सो? वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा क्यों? Because primarily because of Trump, he has violated every order, चाहे कोई भी वर्ल्ड बॉडी हो। WHO जब उसने टेक ओवर किया था, रिमेंबर की WHO से वॉकआउट किया था, बोला था ये हमारे ऊपर पैरासाइट्स हैं, फिर वर्ल्ड बैंक, फिर IMF, उसके बाद नाटो, हर एक वर्ल्ड बॉडी को, यूनाइटेड नेशंस को तो नेस्तनाबूद कर दिया उस लेवल पे कि उनका हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है, वहां ये पहली बार जब एड्रेस देने गए तो इनके टेलीप्रॉम्प्टर को और इनके एस्केलेटर को रोक दिया था, गिरते गिरते बचे थे। मतलब इस लेवल की हेट्रेड ट्रंप ने अपने लिए जनरेट की हुई है इन बॉडीज में, जो कि डेफिनेटली ट्रंप हैज अ पॉइंट कि ये सारी बॉडीज मेजरली धीरे धीरे करके पिछले 2 दशकों में एक फोर्स के प्रति की तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो रखी है। उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी कहीं भी बोलेगा तो उसको उनकी प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ती है, जैसे कि ये पहलवी के साथ हुआ है। ठीक है, देश में ना बोले, बट देश में ना बोले, देश के बाहर तो स्टैंड ले ही सकते हैं। अभी मैं इसी बात पर चर्चा भी कर रही थी पीयूष सर से। पीयूष सर, देश में बेशक से ना बोले, देश में कोई साथ दे ना दे, वो एक अलग राजनीति है, दैट्स अ डिप्लोमेसी विद इन द स्टेट, विद इन द रीजन। बट अगर हम अभी चीन के केस में देखें या रशिया के केस में देखें, हम उन सहयोगी कंट्रीज को देखें जो एलाइज हैं अभी अमेरिका के, चाहे वो सऊदी हो, इराक हो, अभी जहाँ जहाँ से बेसिस से अटैक करवाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उनका पक्ष कैसा रहता है और आगे वो किस तरीके की तस्वीर दिखाता है, इस पर भी तो सब कुछ निर्भर करेगा। अब नेटो ने तो साथ छोड़ दिया, अब धीरे धीरे ये सब भी छिटक जाएंगे क्या? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से देखिए ये छिटकेंगे, ये संभावना पूरी है। क्योंकि अगर आप देखिए किसी जेन्युइन कॉज के लिए या एक के लिए आप लड़ रहे हो या आप एक नियम के तहत लड़ रहे हो, सबको साथ लेके लड़ रहे हो, तो तब एक स्थिति बनती है कि हाँ, एक आपका ऑब्जेक्टिव है और उस एक ऑब्जेक्टिव है जो सिर्फ आप ही के लिए फायदे के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़े हिस्से, दुनिया के बड़े हिस्से के फायदे के लिए वो ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तो चूंकि अमेरिका और खासकर ट्रम्प जो है अपने हिसाब से चला रहे हैं पूरी दुनिया को, उनका बेसिक जो मोटिव है वो अपने लिए फायदा, पर्सनल अपना गेन, क्योंकि तमाम रिसोर्सेज हैं जिस तरह से वो बिजनेस करते हैं वो उनको अपना गेन और यूएस का गेन और अपना गेन, तो उसके हिसाब से जो है कि वो चीज़ों को तय कर रहे हैं। तो इसीलिए उनका और जितनी संस्थाएं हैं, देखिए यूएन की अपनी भूमिका है, वो कितना भी उसको क्रिटिसाइज कर लें, क्योंकि तमाम उसमें जो देश हैं, भले ही अमेरिका का पैसा उसमें, ये दीगर है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा लगता है उसमें, लेकिन वो एक संस्था एक पर्पज़ के लिए बनाई गई है ताकि कोई मनमौजी आदमी अपना मनमानी तरीके से डिस्पोर्ट्स जितने पैदा हो इस दुनिया में, वो अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाने के लिए ना करे, काम ना करे, कहीं ना कहीं उन पे नकेल लगनी चाहिए। इसलिए तमाम इंटरनेशनल बॉडीज बनाई गई हैं। अब उन इंटरनेशनल बॉडीज का करना क्या है? सिर्फ कागजों पर दिखा देना है क्या? फिर यूएन और बाकी जो संस्थाएं हैं वो कर क्या रही हैं? अनिल सर, वो सिर्फ हवाई दावे करने के लिए हैं क्या? और उनके दावे हर दफा खोखले ही साबित होते हैं।
एक दफा भी चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के केस में मादुरो को कैप्चर किया, उस पर नहीं बोले। एक दफा भी क्यूबा के लिए जो वो कर रहे हैं वो नहीं बोले। ग्रीनलैंड के लिए यूएन ने नई बात रखी। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर भी जो चीजें हो रही हैं, ईरान बैक टू बैक कह रहा है कंपेंसेट कीजिए, अब कंपेंसेट भी नहीं कर रहे हैं। तो यूएन जैसे संस्थाओं को फिर इन संगठनों की आवश्यकता दुनिया को है क्यों फिर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप अभी वेनेजुएला और क्यूबा और इसकी बात कर रहे हैं। आप अपने देश को देख लीजिए, 47 के बाद क्या किया यूएन ने? यहाँ पे बैठ के सिर्फ यहाँ पे आके क्रिटिसाइज करता रहा हिंदुस्तान को कि जी हिंदुस्तान ये कर रहा है, हिंदुस्तान ये करे। क्या एक बार भी उसने पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला? बिल्कुल नहीं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इनका ये दे आर नॉट वर्थ द पेपर दैट देयर मेमोरेंडम इज रिटन ऑन। इनको वाइंड अप करके रख देना चाहिए और खत्म। क्योंकि ये सारा अब पता लग गया है कि ये सारी दुनिया में ये वही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी के हिसाब से चलेगा अब देश, अब ये सारी दुनिया। अब अमेरिका का लाठी है अमेरिका के पास, वहां रशिया देख लीजिए, रशिया अपने हिसाब से, क्योंकि अमेरिका जो नेटो है वो उस हिसाब से चलता गया, तो एक दिन आ गया कि रशिया ने कहा यार बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया, अब तो ठीक है, अब तो मेरे को अपना बचाव तो करना ही है। तो उसने यूक्रेन के ऊपर हमला करके कर लिया। तो इन्होंने क्या किया? तो बात यह है कि सारे के सारे अगर आप देखें, वहां देखिए, आप ईरान के बारे में कहते हैं, अब ईरान देखिए, तो ऐसा अगर मैं सवाल करूं, फिर आपसे अगर मैं ये सवाल करूं, मैडमैन थियरी को लेकर चर्चा होती है, डोनाल्ड ट्रंप को उसे जोड़ा जाता है। अब सीधे सीधे मैं 3-4 नाम आपके सामने रख रही हूँ, चाहे उसमें व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करूं, किम जोंग उन का करूं, जिनपिंग का करूं, और अभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का करूं। अब एक और नाम ऐड कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पे कर देती हूँ। अब इन तमाम जो कंट्रीज है जिनके शीर्ष नेता इस पागलपन में अभी व्यस्त हैं, जहां दुनिया को इस वक्त विध्वंस की कगार पर ही ढकेल रहे हैं, तो क्या भारत का कद इसमें बढ़ेगा? नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आ रही, आप नरेंद्र मोदी जी का नाम कहाँ जोड़ रहे हैं, ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। आप क्या कह रहे हैं, आप जरा क्लियर करिए ना आप। अनिल सर, सवाल ये है कि भारत का कद इसमें कहीं बढ़ने वाला है क्या? भारत जिस एकल फोर्स के साथ एक न्यूट्रल स्टांस रखते हुए तमाम जंगों को लेकर जो अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिसमें ना तो एक तरफ झुककर किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर में जवाब देता है। आई एम श्योर साय सर इस बात को समझ भी पा रहे होंगे। मेरा सवाल इस पर है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है वर्ल्ड ऑर्डर में वो चल रही है? अनिल सर, भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्टैंड क्लियर है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि जंग जो है वो किसी चीज का हल नहीं है। आज आके आपको नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। पर हाँ, अब अगर आपके पास बातचीत करने के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क हो जिसने मानना ही नहीं है, तो फिर तो मेरे को लगता है जंग के अलावा तो कुछ चारा नहीं होता उधर, वो बात अलग है। पर बात यह है कि देखिए, यहाँ पे अब जो स्थिति बन गई है वो यही बन गई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने किम जोंग का कहा, आपने पुतिन का कहा, आपने डोनाल्ड ट्रंप का कहा। आप अगर इनका सबको स्टडी करेंगे तो इसमें सारी की सारी बात आ जाएगी, वही बात आ जाएगी कि इनके पीछे जो है, इनको आगे इस स्थिति में लाने वाला कौन है, वो है अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसने तकरीबन 76 कंट्रीज के अंदर कू किए करने की कोशिश की, 36 के अंदर इसने बदल भी दिए इसने अभी, और लेटेस्ट जो आपके साथ में बांग्लादेश है वो सामने है, और हिंदुस्तान में भी कोशिश की है इसने। तो ये हमेशा अपना ही चाहते हैं कि अपना आदमी जो है, अपनी सरकार जो है हर जगह हो और हमारा जो है बोलबाला रहे। पर अब इस बोलबाले के चक्कर में एक दादा बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने इस तरीके की तस्वीर हर दफा दिखाई है। अजीत आप सर इस पर जरा आप बताइएगा और जवाब दीजिएगा कि मिडिल ईस्ट में अभी जो जलजला चल रहा है, जो हाहाकार हम देख रहे हैं, ये आगे आकर कहाँ रुकने वाला है, और अगर रुकता नहीं है तो हम और आप जैसे लोगों पर इसका असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, क्विकली मैं 2-3 चीजें जो अभी हुई। पहला तो यूनाइटेड नेशंस की बात की और ट्रंप का रोल बात किया। तो देखिए, ये वही अमेरिका है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना में अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। अमेरिका लगभग 25% दुनिया में सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को करता था। लेकिन ट्रंप के आते आते अभी स्थिति ये आ गई है कि 66 ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे ट्रंप ने अमेरिका को जुदा कर दिया, अलग कर दिया।
तो एक देख लीजिए कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस की तौहीनी, ये वही अमेरिका जिसने एस्टेब्लिश करने में लीड रोल लिया, आज ट्रंप ने उसको बर्बाद करके दिख रहे हैं। तो टूथलेस बॉडी बनाने में अमेरिका का ही बहुत बड़ा हाथ है। रही बात भारत की, आपने बात की, इस पागलपन की दौड़ में निश्चित रूप से भारत एक अपनी जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए और सशक्त रूप से आगे आया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मल्टी अलाइनमेंट की नीति हमने जो अपनाई है, आज देखिए अभी आज ही एक खबर आई है कि रूस के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है, आर लॉस कुछ करके है, उसमें यह है कि रूस के सैनिक भारत में रहेंगे और भारत के सैनिक वहां जा सकते हैं। इस तरह के तो हम मल्टी अलाइनमेंट के तहत पूरी एक रणनीति के तहत हम चल रहे हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में हम हर जो खास करके जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनकी बात उठाते रहे। नाउ कमिंग बैक टू जो मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशिया में जो आज हालत बना दी है, निश्चित रूप से ये पूरे विश्व के लिए, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए और भारत और भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आया है, जो एक आम आदमी की आप बात कहें। मैं इसको 2-3 सेक्टर में जैसे अब क्विकली आपको गिनाता हूं। एग्रीकल्चर, आज के डेट में यूरोप में एग्रीकल्चर का सीजन शुरू हो गया। फर्टिलाइजर की लिटरली जो गल्फ से लगभग मिडिल ईस्ट से 40% लगभग फर्टिलाइजर जो जाता था वो ठप हो गया है। तो ये एग्रीकल्चर पे, और इंडिया में अभी सीजन आने वाला है, तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजर की कमी से अन्न की जो सबसे खाने के लाले पड़ जाएंगे, ये हालत हो जाएगी। तो एक तो इस पे देख लीजिए। दूसरा, जो हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे बड़ा आज चीप इंडस्ट्री जो है वो बैठ जाएगा अगर कतर अकेले दुनिया का 33% लगभग हीलियम गैस का निर्यात कतर अकेले करता था। ईरान के अटैक, उसके रास लफान गैस एरिया में अटैक की वजह से आज कतर का 17%। आप मैं आपकी बात से ये समझ पाई हूँ कि डेफिनेटली इसका रेपरकशन दुनिया पर होगा, चाहे वो व्यापार के मद्देनजर हो, एग्रीकल्चर के केस में हो, या आम आदमी की जेब पर जो असर पड़ रहा है उस फॉर्म में आए। साय सर, लास्ट जवाब आया नामे दीजिएगा कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है क्या इन तमाम देशों के बाद? हो जाएगा, 100% कंटेन हो जाएगा। इतनी कुवत नहीं बची है वॉरिंग फैक्शंस की दोनों साइड की, जो इसको वर्ल्ड वॉर में जी बहुत शुक्रिया। आप तीनों ही मेहमान, पीयूष सर भी कनेक्ट थे, सभी का शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपनी कीमती समय के साथ अपनी कीमती राय देने के लिए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।